पार्षद अर्पित यादव जी, पूर्व पार्षद बहन प्रभा यादव जी, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय विजय निषाद जी, सरसौल ब्लॉक से प्रमुख आदरणीय साधु यादव जी, इस कार्यक्रम के संचालक भाई प्रमोद यादव जी, आदरणीय सुनील नवाजी जी, हमारे विनोद यादव जी, यहाँ पर शशि कुमार तिवारी जी, नूर भाई, यहाँ पर उपस्थित सभी सुरेंद्र यादव जी, एसके त्रिपाठी जी, नूर मोहम्मद कर ले लिया नाम। और इस कार्यक्रम में हमारे सुख दुख सेवा समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सम्मानित साथियों, नौजवान दोस्तों। भाई पीछे बच्चे क्या कर रहे हैं, लड़ाई हो रही क्या? इधर आ जाओ। मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा। आपने 10 साल इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने 2014 में यहां आकर बड़े बड़े वायदे किए थे और उन वायदों में फंसकर लोगों ने उन्हें पहले 5 साल और दोबारा 5 साल देने का काम किया। लेकिन जो पहले वायदे थे, उन्होंने पूरे देश में आके कहा था कि बहनों, भाइयों, नौजवान दोस्तों, किसानों, तुम हमें इस देश की बागडोर दो, हम पूरे देश को गुजरात मॉडल बना देंगे। अब जो लोग गुजरात नहीं गए थे, उन्हें लगा कोई गुजरात मॉडल होगा जो पूरे देश को बना देंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार के गरीब लोग, बेरोजगार लोग वहां की प्राइवेट कंपनियों में काम करने जाते हैं। उन्होंने पूरे देश को गुजरात मॉडल बनाने का काम कर दिया। जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के संस्थान थे जो लाखों नौकरियां देने वाले, उनको रेलवे और रेलवे प्लेटफॉर्म अडानी अंबानी को दे दिया। बीएसएनएल और पेट्रोलियम अडानी अंबानी को दे दिया। एनटीसी मिलें और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां अडानी अंबानी को दे दिया। और अगर पंजाब के और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान 1.5 साल तक संघर्ष ना करते, 1,500 लोग ना मारे जाते, 2022 के चुनाव ना आ जाते, तो बीघा 2 बीघा खेत जो तुम्हारे यहाँ सब लोग बैठे हैं, अपने गांव में हैं, ये सभी के सभी अडानी अंबानी के नाम हो जाते। यही तो गुजरात मॉडल है। 2 गुजरात के लोगों को पूरे देश की सरकारी संपत्तियां कौड़ियों के भाव देकर कई लाख करोड़ अडानी अंबानी का माफ कर पूरे देश को भिखारी बनाने का काम किया। यही तो गुजरात मॉडल है। अब कोई भी नौजवान, कोई भी सरकारी नौकरी नहीं पाएगा, अडानी अंबानी के उन्हीं संस्थानों में प्राइवेट नौकरी करने का काम करेगा। यही तो गुजरात मॉडल है। उन्होंने वायदा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 2 करोड़ नौकरियां तो छोड़ो, 2 लाख भी अब तक 10 साल में नौकरी नहीं मिली। अलबत्ता नोटबंदी और कोरोना के चलते 2 करोड़ लोग, देश और विदेश में काम करने वाले लोग, अपने अपने घरों में वापस आ गए। तो मैं आपसे कहने आया हूं, इन 10 सालों में नौजवान जो 20, 21, 22, 23, 24, 25 साल का था, वो सरकारी नौकरी पाने लायक नहीं रहा, ओवर एज हो गया। 10 साल में जो नौकरियां निकली, ऐसी कोई नौकरी नहीं है जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, तब से जो भी नौकरियों के लिए
विज्ञापन होता है, बच्चे आवेदन करते हैं और फिर पेपर लीक हो जाता है, भर्ती रद्द हो जाती है, आउटसोर्सिंग से भर्ती कर ली जाती है। तो मैं आज कहने आया हूं, हम लोग 14 में भी चुनाव लड़ रहे थे, 19 में भी चुनाव लड़ रहे थे। लोगों से पूछते थे हमारे साथ के लोग कि किसको वोट देने जा रहे हो, तो लोग प्रत्याशी का नाम नहीं जानते थे, प्रत्याशी को देखा नहीं था, कहते थे हम मोदी जी को वोट देने जा रहे हैं। अब भाई मोदी जी की गारंटी थी तो 10 साल से तुम्हारा सांसद उसी की गारंटी पे खरा उतरा है, तुम्हारी गारंटी पे वो बिल्कुल खरा उतरने का काम नहीं किया। हमें तो ताजुब है कि पूरी पार्लियामेंट में मैं 7 दिन घूम रहा हूं, कोई गांव कोई कस्बा ऐसी कोई जगह नहीं होगी, लगता ही नहीं कि 10 सालों में हमारे सांसद ने कोई काम किया हो। हम भी 9 से 14 में एमपी बने थे, तो हमने अपनी निधि से, ये धर्मराज जी बैठे, हीरालाल जी बैठे, बाबा बैठे, बाबूराम बैठे, पूरी पार्लियामेंट में ऐसा कोई धार्मिक स्थल नहीं होगा, मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, जहां पर हमने हैंडपंप और सोलर लाइटें देने का काम ना किया हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया हो। हमने पार्लियामेंट में जाने के बाद, आज बिजली सबसे बड़ी समस्या है, बिजली जीवन रेखा से जुड़ी हुई समस्या है, उसको ध्यान में रखकर हमने भारत का पहला पावर प्लांट अपनी पार्लियामेंट में, आज मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है, कांग्रेसी लोग बैठे हैं, हमारे आदरणीय कोयला मंत्री जी ने तो इसे बिल्लौर कह दिया था कि बिल्लौर में लगेगा। हमारे कुछ अधिकारी संपर्क में थे तो हमने यहाँ का घाटमपुर का सर्वे कराने का काम किया। भारत का पहला पावर प्लांट 4000 मेगावाट का हमने स्थापित कराने का काम किया, जिससे उत्तर प्रदेश को तो बिजली मिलती ही, दूसरे प्रदेशों को बिजली देने लायक हो सकते थे। लेकिन 10 साल में पावर हाउस बन के अभी तक तैयार नहीं हुआ, चलना तो दूर की बात है। हमने कानपुर से जब घाटमपुर की ओर जाते थे आप लोग, तो 4-5 घंटे लगते थे। कोई रमाईपुर से साड़ से निकल के जहानाबाद होके जाता था, उधर से ही बरीपाल होते हुए यहाँ रमाईपुर लोग आते थे। हमने झगड़ा करके नौबस्ता से लेकर सागर मार्ग तक स्टेट हाईवे बनवाने का काम किया। हमने अपनी पार्लियामेंट में जो धार्मिक स्थल है, पौराणिक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल बिठूर है, उसको चलते चलते जिस दिन सूचना जारी हो रही थी, तुम्हारा 4 बजे से पहले हमने 16 करोड़ रिलीज करा करके ब्रॉडगेज बनवाने का काम किया, जिससे मंधना से, कानपुर से मंधना, मंधना से बिठूर ट्रेन चल सके, जिसके लिए लोग बरसों तक धरना प्रदर्शन करने का काम किया था। ऐसा कोई रूट नहीं होगा जिसमें हमने ट्रेन का स्टॉपेज कराने का काम ना किया हो। हमने जब चित्रकूट एक्सप्रेस चलवाई तो एक्सप्रेस ट्रेन का मतलब था कि एक आध स्टॉपेज हो हमीरपुर तक। लोगों ने कहा भैया सेंटर से चलेगी, सेंटर में ना पहुंचे तो गोविंदपुरी में रुक जाए तो अच्छा। हमने गोविंदपुरी हाल्ट कराया तो भीमसेन वाले बोले कि भीमसेन नहीं रुकेगी, तो हमने भीमसेन करा दिया। फिर कठारा वाले बोले कठारा नहीं रुकेगी तो हम कैसे जाएंगे, तो कठारा रुकवा दी। फिर पतारा वाले बोले कि तुम्हारी अपनी स्टेशन है, यहाँ नहीं रुकेगी तो लोग क्या कहेंगे, पतारा रुकवा दिया, घाटमपुर रुकवा दिया, बरीपाल रुकवा दिया। तो हमारा मेंबर ट्रैफिक कहता था रेलवे का कि पाल साहब ये एक्सप्रेस ट्रेन चलवा रहे हो कि बैलगाड़ी। हमने कहा जनहित में अगर एक्सप्रेस ट्रेन बैलगाड़ी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन स्टॉपेज सभी जगह। हमने रूड़ा से
कानपुर आने वाले तमाम लोग हैं, एम्प्लॉय लोग हैं, वहां श्याम बिहारी जी रहे, उनसे एक ट्रेन मांगते रहे, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट बनी रही, उन्होंने हमें वोट नहीं दिया था। हमसे बोले पाल साहब अब तो एमपी बन गए हो, एक ट्रेनें चलवा दो हिंद से, रुकवा दो रूरा से कानपुर के लिए। हमने कहा 2 रुकवाएंगे, तो कहना देखो नेतागिरी हुई गई, एक श्याम बिहारी रुकवाए नहीं पाई, 2 रुकवाई हैं। हमने कहा 2 रुकवाएंगे। जब हमने दोनों ट्रेनें पास कराई तो वही मेंबर ट्रैफिक कहता था हमसे कि एक आज चलवा ले, एक और दिन चलवा ले। नहीं, दोनों ट्रेनें एक ही दिन रुकेंगी। दोनों ट्रेनें रुकवाने का काम किया। यहाँ से इंटरसिटी चलती है तुम्हारे इलाहाबाद के लिए, जो यहाँ से लोग जाते हैं पैरवी करने के लिए, तो सरसौल में स्टॉपेज नहीं था। सरसौल वालों ने कहा कि इलाहाबाद अगर हमें जाना हो तो ये इंटरसिटी चलाने से फायदा क्या है, तो सरसौल स्टॉपेज करा दिया। और बाकी तो हैंडपंप तो ऐसी कोई 7 जगह होगी। अब जब मैं जाता हूँ वोट मांगने तो तमाम लोग अपने आप ईमानदार लोग हैं जो निकल के आते हैं, कहा भैया तुम्हारे दिन हैंडपंप का पानी पी रहे हैं, ये 10 साल में तो एक हैंडपंप है मैं देखे तक का नहीं मिला। हमारा कहना है कि तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते मिल जाते हैं, तमन्ना झूठी हो तो बहाने। तो ये भैया 10 साल में मोदी जी ने जो दिया है वो एक ही बात दिया है, हिंदू मुस्लिम किया है, मंदिर मस्जिद दिया है, इसके अलावा खुद देने का काम नहीं किया है। साथियों, ये चुनाव नहीं है, चुनौती है। ये चुनौती उन लोगों के लिए है जिनसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमने पूरी जिंदगी संघर्ष करने के बाद, जलालत की जिंदगी जीने के बाद हमें जब संविधान बनाने का मौका मिला तो हमने एक वोट रानी और माता रानी के वोट की कीमत बराबर करके भारत में पैदा होने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुंचने का जो रास्ता दिया है, ये कारवां मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लाया हूँ। मेरे चाहने वाले, मेरे मानने वाले लोग इसको आगे न बढ़ाए कोई बात नहीं, लेकिन इसको पीछे ढकेलने का काम बिल्कुल न करें। 10 साल में संविधान से लगातार छेड़छाड़ हो रही है और ईडी सीबीआई के डर से किसी दल का नेता कोई हिम्मत नहीं कर रहा। अभी 3 दिन के संसद सत्र में लोगों को, पूरे देश के लोगों को मालूम नहीं है कि संविधान बदला जा चुका है। 3 दिन के संसद सत्र में संगरोल की स्थापना हुई है जो राजदंड का प्रतीक है, लोकतंत्र का प्रतीक नहीं है। जब एक राजा दूसरे राजा को सत्ता हस्तांतरित करता था तो वो दंड उसको पकड़ा देता था, सत्ता हस्तांतरित हो गई तो राजदंड स्थापित हो चुका है। और 3 दिन के संसद सत्र में संविधान की प्रस्तावना से 2 शब्द हटा दिए गए हैं, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, ये 2 शब्द हट गए हैं। आम आदमी को मालूम नहीं, सोचते ये 2 शब्द हैं, ये 2 शब्द नहीं है, ये संविधान की आत्मा है, ये संविधान का निचोड़ है। भारत का संविधान धार्मिक आजादी देता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी बुद्धिस्ट सभी धर्मों का आदर करने का काम करता है। इसीलिए भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। इसको हटा दिया गया तो देश टूटेगा कि नहीं टूटेगा। साथियों, समाजवाद शब्द तो समता न्याय बंधुत्व पर आधारित समाज की संरचना ही इस संविधान की विशेषता है। समाजवाद शब्द भी हटा दिया गया है। संविधान तो बदला जा चुका है, केवल 24 में तुम्हारे पास अगर कुछ बचा है, रेल बिक गया, तुम लोग समझते हो कौन सरकार का राय बिक गया, बीएसएल पेट्रोलियम बिक गया, आप लोग समझते हो हमारा तो था नहीं, बिक गया तो बिक गया। ऑर्डिनल फैक्ट्रियां बिक रही है तुम्हारे सामने, एनटीसी मिलें बिक गई, आप सोचते हो सरकार का था, बिक गया।
अरे भैया, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमने एक वोट का अधिकार देके प्रधान से लेके प्रधानमंत्री बनने और बनाने का अधिकार तो दिया ही है। आज के बाद भारत में पैदा होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हमने भारत की धन और धरती का बराबर का हिस्सेदार बना दिया। लेकिन लोग 5 किलो राशन में प्रसन्न हैं। ये 5 किलो राशन का कानून किसने बनाया? लोगों का, हम लोगों को मालूम नहीं। 9 से 14 में मैं एमपी था, यूपीए 2 की सरकार थी, समाजवादी पार्टी साथ में थी, तो फूड सिक्योरिटी बिल पास हुआ, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। जो लोग कोटे का राशन लेने जाते होंगे तो बोर्ड में लिखा पाते होंगे खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2000। 5 किलो राशन का दाम 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल का दाम रखा गया, जो 12 और 13 रुपए होते हैं। कितने होते हैं? ये 12-13 रुपए कोरोना काल में आदरणीय मोदी जी ने माफ किए और आज दोनों हाथ फैला कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम फ्री का अनाज दे रहे हैं। ये फ्री का अनाज नहीं है, ये आदरणीय मोदी जी की कृपा और भीख नहीं है, ये अधिकार है। ये अधिकार पार्लियामेंट में भारत के प्रत्येक आदमी को गारंटी दी है कि भारत की धरती में अब कोई भी व्यक्ति भूखा सोने का काम नहीं करेगा। ये कानून गारंटी देता है। इसलिए ये कृपा और भीख नहीं है। और डराते हैं कि अगर विपक्ष आ जाएगा तो राशन बंद कर देगा। हम पूछना चाहते हैं, जिसने कानून बनाया है, जिसने बच्चा पैदा किया है, वो मार डालेगी माँ? जिसने कानून बनाया, यूपीए 2 में कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन की सरकार थी, उसने कानून बनाया, वो खत्म करेगा? मैं कहना ये बात इसलिए बता रहा हूँ, जिम्मेदार लोग हैं वो आराम से कहते हैं कि दलितों का वोट, महिलाओं का वोट तो 5 किलो राशन में लेने का काम करेंगे। इसलिए लोगों को बताओ कि ये फ्री का राशन मोदी जी की कृपा और भीख नहीं है, ये भोजन के अधिकार का कानून के तहत तुम्हें अधिकार प्राप्त है। ये राशन खाओ और इसके बदले एहसान मानने की जरूरत नहीं है। इस चुनाव जीतने के लिए बताओ, चाहे 2 महीने के इकट्ठे देने लगे, 1 किलो रोज दूध देने लगे, डालडा के पैकेट में देसी घी की मोहर लगा के तुम्हारी होली करा दें, तो भी इसे अधिकार समझ के खाने की जरूरत है। इसके बदले वोट देने की जरूरत। अगर तुम इसमें फंसे तो मैं कहना चाहता हूं, अगर संविधान बदलेगा तो लोग समझते हैं दलितों का नुकसान होगा। अरे भैया, 26 नवंबर 1949 से पहले तुम कोई अगर बुजुर्ग हो तो पता करा के देख लो कि अगड़े में, पिछड़े में, दलित में, अकिलियत में क्या कोई भी पंचायत का सदस्य बन सकता था क्या? और अगर संविधान बदला जाएगा तो फिर कोई बन पाएगा क्या? इसलिए ये चुनाव बंटने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव एकजुट होकर के संविधान बचाने का चुनाव है। ये चुनाव डरने का चुनाव नहीं है। अगर कोई नहीं डर रहा आज भी, तो इस देश में 2 नेता केवल हैं। इस समय 2 नेता हैं जो बिना डरे, बिना झुके, बिना रुके कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा करने का काम कर रहा है, देश को बचाने का काम कर रहा है। उस नेता का नाम राहुल गांधी है। और उत्तर प्रदेश से ही देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए रास्ता जाता है। वहां सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए अगर बड़ा दिल करके किसी नेता ने इंडिया गठबंधन करने का काम किया है और बिना झुके, बिना रुके, बिना डरे अगर इंडिया गठबंधन किया है, तो उस नेता का नाम अखिलेश यादव है, दूसरा कोई नेता नहीं। जिस दिन से 2 नेता मिले हैं, जिस दिन से 2 नेता मिले हैं, आदरणीय मोदी जी की नींद उड़ी है। वो तोड़ने का काम कर रहे हैं, डराने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों नेता, हमारे नेता के खिलाफ तो जो गठबंधन किया, तुरंत सीबीआई जांच शुरू हो गई। अरे तुम सीबीआई जांच कराओ, चाहे ईडी भेजो, चाहे जो करो, ये नेता डरने वाले नहीं है। चूंकि डरने वाले नेता जो डर गया वो मर गया। ये लोग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता, अगर आजादी की लड़ाई में खून देना पड़ा था
तो इस संविधान बचाने के लिए भी समाजवादी और कांग्रेस के नेता आगे आए हैं, आगे आके संविधान बचाने का काम करेंगे। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है मैं रहूं ना रहूं, लेकिन आने वाली पीढ़ी कहे थी जब ऐसा आपातकाल था, लोग बता रहे थे, तो लोग जागरूक क्यों नहीं हुए, संविधान बचाने के लिए आगे क्यों नहीं आए। तो हम तो ये एक ही बात कर रहे हैं कि इस चुनाव में जो बिना डरे एकजुट होकर के जात दल धर्म से उठ करके इस तानाशाह को हटाने में योगदान करने का काम करेगा, उसका इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि हमने भी योगदान करने का काम किया। जैसे किसी जंगल में आग लगी थी, पूरे जंगल के पशु पक्षी भाग रहे थे, एक चिड़िया तालाब से अपनी चोंच में पानी भरकर जंगल की आग में डाल रही थी, तो बाकी जानवर और पशु पक्षी हंस रहे थे कि तेरी चोंच के पानी से क्या जंगल की आग बुझेगी। चिड़िया ने कहा, आग मेरी चोंच से जो 2 बूंद पानी है उससे आग तो नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी आग बुझाने में इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा भी नाम उसमें होगा कि मेरा भी योगदान है। तो ये चुनाव बंटने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव एकजुट रहने का चुनाव है, ये चुनाव डरने का चुनाव नहीं है। अगर इस बार डर गए तो आने वाली पीढ़ी तुम्हारी फिर से गुलाम हो जाएगी। जो कुछ बचा नहीं है, केवल 24 में बटन दबाने का अधिकार बचा है। अगर इस बार चूक हो गई तो दोबारा फिर कोई चुनाव नहीं, इलेक्शन खत्म, सिलेक्शन होगा। चाइना की तर्ज पर वहीं से सिलेक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ इस वार्ड की बैठक में कि फैल जाइए, गली गली कुंडी खटकाइए, लोगों को जगाइए कि ये चुनाव बंटने वाला चुनाव नहीं है, ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, ये चुनाव तानाशाही से इस देश को मुक्त करने का चुनाव है। अभी हाल ही में देखा कि 2 मुख्यमंत्री जेल में डाल दिए गए। ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो भी हमारी खिलाफत करने की हिम्मत करेगा उसका इससे भी बुरा हाल। क्यों भाई? तो अघोषित इमरजेंसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमारा राइट्स है, संविधान में बोलने की आजादी है। आज तो हम बोल रहे हैं, अगर इस बार तुम मौन रहे, इस बार तुम डर गए, इस बार तुम बट गए, तो आने वाले समय में कोई इस रामलीला मंच से तुम्हें भाषण करता हुआ, बेर करता हुआ नजर नहीं आएगा। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरे बारे में सब लोग जानते हैं, मेरी जिंदगी का मकसद उन करोड़ों लोगों के लिए जिंदा रहना है जिनका कोई देखने और सुनने वाला नहीं है। हमने पूरे सार्वजनिक जीवन में कभी आने वाले का नाम, उसकी जात, उसका दल, उसका धर्म, उसका क्षेत्र कभी नहीं पूछा। हम आने वाले का केवल काम पूछते हैं। सार्वजनिक जीवन में लोगों को जात, दल, धर्म, क्षेत्र नजर आता है, हमारे इस कंप्यूटर में गड़बड़ है, में सारे भाई, सारे इंसान नजर आते हैं। 25-30 साल के सार्वजनिक जीवन में 25-30 साल के सार्वजनिक जीवन में कोई करोड़पति, अरबपति, लखपति हम पर भरोसा करता है कि नहीं करता मैं नहीं जानता, लेकिन 25-30 सालों में हमने समाज के उस आखिरी व्यक्ति को भरोसा पैदा कराने में कामयाबी हासिल की है, जिसके पैरों में चप्पल ना हो, शरीर में कपड़ा ना हो, पेट में भोजन ना हो, हमारे पास आने तक के पैसे ना हो, अपनी समस्या कहने का शब्द ना हो। वो 150 किलोमीटर की रेडियस में 1 करोड़ की आबादी वाले कानपुर नगर देहात में समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा आदमी भरोसा करता है। अभी राजा रामपाल के पास चले जाएंगे, मदद हो जाएगी, अभी टेलीफोन करेंगे, मदद हो जाएगी। ये भरोसा समाज के उस अंतिम व्यक्ति को हमारे शरीर की अंतिम सांस तक कायम रहेगा। यही हमारा मकसद है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, लोग जाति की बात करते हैं, लोग दल की बात करते हैं, लोग धर्म की बात करते हैं। हम आपसे पूछने आए हैं, हम 3 सवाल करने आए हैं कि जब आप अपने बच्चे को पहली में दाखिला कराने जाते हो, पड़ोसी से, पड़ोसी से, रिश्तेदार से पूछते हो कि हम भी अपने बच्चे को ठीक सी शिक्षा देना चाहते हैं, कौन सा स्कूल बढ़िया रहेगा, कौन उसका मैनेजर प्रबंधक अच्छा है, कहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया है। जब डॉक्टर से डॉक्टरी कराने जाते हो तो भी आप अच्छा डॉक्टर चुनते हो कि जाति वाला ढूंढते हो।
जब तुम्हें मुकदमा जीतने की तैयारी करनी होती है तो पूरी कचहरी में अच्छा वकील ढूंढते हो कि जज ढूंढते हो? तो भैया जब तुम्हें पार्षद चुनना हो, तुम्हें विधायक चुनना हो और तुम्हें सांसद चुनना हो, देश का भविष्य, क्षेत्र का भविष्य सौंपना हो, तब जाति दल क्यों ढूंढ रहे हो? जाति दल से ऊपर उठ करके जो चुनने लायक हो, जो चुनने का मतलब है जो सब में श्रेष्ठ हो, उसके चुनने का काम करोगे तो हमें पूरा भरोसा है कि इस बार 2024 के चुनाव में 10 साल से जो तुम्हारे बीच में ना आया है, ना आगे भी आएगा, उसकी गारंटी उनके पास है, हमारी गारंटी आपके पास है। आप सभी से निवेदन करने आया हूं कि आने वाली 13 मई को इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हूं और साइकिल हमारा चुनाव चिन्ह है। साइकिल की तेज रफ्तार कर दीजिए ताकि काउंटिंग के समय तुम्हें ये दिन में ना आए कि पता नहीं बाल साहब कहूं आगे पीछे तो नहीं हो रहे हैं। आप सब आए, चिंतन करिए, मंथन करिए, अपने नाते रिश्तेदार व्यवहारियों को, और जितने लोग यहाँ आए अगर फैल जाओगे तो एक बार नहीं 4 बार जीतने का काम करोगे। आप सभी को पुनः आयोजक साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।